बेटा आज हम फिर अपने सेशन में उपस्थित हैं। कक्षा 12 हिंदी। ठीक है, हम अलंकार पढ़ा रहे हैं। तो आज बात करते हैं श्लेष अलंकार की कि श्लेष अलंकार क्या होता है, उसकी परिभाषा कैसे लिखी जाएगी या उसका उदाहरण कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, मैं कक्षा 12 यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, अलंकार पढ़ा रहा हूँ मैं। श्लेष अलंकार की परिभाषा आज हम देखते हैं कि श्लेष अलंकार की परिभाषा कैसे आप लिखेंगे, ठीक है, और उदाहरण कैसे समझेंगे। तो ठीक है, जिस श्लेष अलंकार और आप यहाँ से परिभाषा, जब एक शब्द बिना आवृत्ति के दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट करता है तब श्लेष अलंकार होता है। जब एक ही शब्द, ठीक है, जब एक ही शब्द बिना आवृत्ति के, मतलब कहीं एक शब्द है और उसके दो या दो से अधिक अर्थ जब निकलते हैं तो वहां बेटा श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार तभी तो ये परिभाषा में लिखा है बेटा, आवृत्ति माने बार बार होना या बारंबारता। ठीक है, आवृत्ति का मतलब ये होता है। अब इसमें परिभाषा कैसे लिखेंगे, जब एक शब्द बिना आवृत्ति के दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट करता है तब श्लेष अलंकार होता है। मतलब जहां एक शब्द है और उसका प्रत्येक बार, ठीक है, दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट होते हो तो वहां श्लेष अलंकार होता है। तभी तो ये लिखा, आवृत्ति माने बेटा बारंबारता भी होता है। आप कक्षा 10 में बारंबारता के सवाल आते हैं, आपने पढ़े होंगे। और बार बार होना ये भी है। जब एक शब्द बिना आवृत्ति के दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट करता है तब श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, श्लेष अलंकार। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो हम इसकी परिभाषा बता रहे हैं आपको। इसकी परिभाषा आप कैसे लिखेंगे, अब दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, इसकी परिभाषा आप कैसे लिखेंगे, ये तो श्लेष अलंकार की परिभाषा हो गई। जब एक शब्द बिना आवृत्ति के दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट करता है तब श्लेष अलंकार होता है। अब बेटा ये उसका उदाहरण रहा। उदाहरण हम कैसे पहचानेंगे, कैसे लिखेंगे, ठीक है, उदाहरण। अब उदाहरण में क्या है, चिर जीव जोरी जुरे क्यों ना सनेह गंभीर, ठीक है, को घटी ए वृष भानुजा हे हलधर के वीर। नहीं आया होगा समझ में। अब हम पहली बारी लाइन सॉल्व करते हैं, ये वाली हम करेंगे सॉल्व। इसमें क्या है, चिर जीव जोरी जुरे क्यों ना सनेह गंभीर। इसका मतलब क्या है कि यह जोड़ी किसकी, कृष्ण, राधा और कृष्ण की। ये जोड़ी राधा या कृष्ण की, या गाय और बैल, ठीक है, गाय और बैल हमेशा के लिए बनी रहे और उनमें इतना गहरा प्रेम क्यों ना हो, क्योंकि को घटी ए ब्रज भानुजा हे हलधर के वीर। तो क्योंकि एक वृषभ मतलब बैल की पुत्री यानी कौन, ब्रज भानुजा है, तो दूसरे हल को धारण करने वाले कौन है, हलधर के वीर, यानी कि हे हलधर के वीर। दूसरे हल को धारण करने वाले बैल के भाई यानी हलधर के वीर। इसका अर्थ ये हो गया। आपको अर्थ नहीं निकला है, यही उदाहरण लिखना है। अगर मालूम करें या इस उदाहरण में किस अलंकार का प्रयोग किया गया वो लिखना है। ये तो मैं आपको समझाने के तौर से ही बता रहा हूँ। क्या है, चिर जीवो जुरे क्यों ना सनेह गंभीर। इसमें क्या है, यह जोड़ी कौन सी, राधा कृष्ण या गाय और बैल, ठीक है, हमेशा के लिए बनी रहे और इसमें या इनमें इतना गहरा प्रेम क्यों ना हो, क्योंकि को घटी ए वृष भानुजा हे हलधर के वीर। इसमें क्या है, क्योंकि ये एक वृषभ माने बैल की पुत्री यानी ब्रज भानुजा है, तो दूसरे हल को धारण करने वाले बैल के भाई यानी कि हल को धारण करने वाले बैल के भाई कौन, हलधर के वीर। ठीक है, इसकी ये बेटा परिभाषा हो गई। अब मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ आपको, क्या है, श्लेष अलंकार है, यहाँ परिभाषा लिखनी पड़ेगी। कोई सा भी अलंकार हो, जो भी अलंकार हो, आप उसके नीचे यहाँ परिभाषा लिख के नीचे अंडरलाइन करिए ब्लैक पेन से। अब क्या है, फिर बता रहा हूँ मैं,
किसकी? श्लेष अलंकार की परिभाषा। इसमें क्या है, जब एक शब्द बिना आवृत्ति के दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट करता है तब श्लेष अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में क्या लिखा है? उदाहरण में क्या लिखा है? चिरजीवो जोरी जुरे, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना सहे गंभीर। इसमें क्या है, ये जोड़ी किसकी? राधा और कृष्ण की, ठीक है, राधा कृष्ण की, या गाय और बैल की, गाय या बैल है, हमेशा के लिए बनी रहे। क्यों बनी रहे? और उनमें इतना गहरा प्रेम क्यों ना हो, क्योंकि को घटी ए वृष भानुजा हे हलधर के वीर। इसमें क्या है यार कि वृषभ मान क्या होता है बेटा? बैल की पुत्री, यानी कि वृष भानुजा, वृष भानुजा है तो दूसरे हल को धारण करने वाले बैल के भाई, कौन? बैल के भाई यानी हलधर को धारण करने वाले, यानी कि धारण करने वाले बैल के भाई यानी हलधर के वीर। समझ गए? ये बेटा हो गया किसका? श्लेष अलंकार की परिभाषा। मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ। श्लेष अलंकार, जब एक शब्द बिना आवृत्ति के दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट करता है तब श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण में बता रहा हूँ, चिर जीवो जोरी जुरो, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ना सने गंभीर। इसमें क्या है, ये जोड़ी किसकी? राधा कृष्ण या गाय और बैल हमेशा के लिए बनी रहे और उनमें इतना गहरा प्रेम क्यों ना हो, क्योंकि को घटी ए वृष भानुजा हे हलधर के वीर। क्योंकि एक वृषभ बैल की पुत्री यानी वृष भानुजा, ठीक है, वृष भानुजा है तो दूसरे हल को धारण करने वाले बैल के भाई यानी हलधर के वीर। ये बेटा इसकी क्या है? उदाहरण सहित परिभाषा हो गई। अब वो आपसे एग्जाम में कैसे दे सकता है, वो पूछ लेगा कि दो या तीन या एक या दो उदाहरण दे दिए उसने और वो आपसे पूछ लेता है कि इस उदाहरण में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आपको उस अलंकार का जो भी हो उदाहरण में उस अलंकार का नाम लिख देना है। या वो पूछ लेता है कि श्लेष अलंकार या यमक अलंकार या अनुप्रास अलंकार, ठीक है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा वो उसमें मालूम करेगा कि श्लेष अलंकार या अनुप्रास अलंकार की सुधारण सहित परिभाषा लिखिए। तो आपको क्या लिखना है? उसकी परिभाषा भी लिखनी है और उसका उदाहरण भी लिखना है। दोनों चीजें आपको करना होगी। या तो अगर एग्जाम में दे देता है कोई उदाहरण दो या तीन या एक या दो, ठीक है, वो तो उस पर डिपेंड करता है कितने दे, तो उसमें दे देता है तो आपको क्या है उसमें छांटना पड़ेगा। वो उसमें मालूम करता है कि इस उदाहरण में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो आप उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। लेकिन उदाहरण समझ में तभी आएंगे जब आपको इसकी परिभाषा समझ में आती है कि परिभाषा का तात्पर्य क्या है, परिभाषा क्या कहना चाहती है हमसे, किस अलंकार की कौन सी परिभाषा है और किस अलंकार की कौन सी परिभाषा कैसे समझनी है, किस अलंकार की किस परिभाषा में किसके बारे में वर्णन किया जाता है। उसको जब गहराई से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ये नहीं कि आप डायरेक्टली क्या बोलते हैं उदाहरण पे आ गया तो नहीं पता ही नहीं लगेगा कि कौन सा उदाहरण किसका है। पहले उसको परिभाषा को समझिए, परिभाषा समझने के बाद उसके जितने भी उदाहरण बनते हैं उसको देखिए गहराई से। लेकिन हाँ, फिर ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? जब एक बार परिभाषा समझ में आ जाती है कि इस अलंकार में इसके बारे में वर्णन किया गया है, तो उदाहरण में कोई ना कोई चीज़ ऐसी आपको उसमें दिखाई दे जाती है, कोई ना कोई शब्द ऐसा दिखाई दे जाता है, ठीक है, जो आप पता लगा लेते हैं कि इस उदाहरण में इस अलंकार का प्रयोग किया गया है। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। आपके 2 अंक आते हैं, 2 अंक मिलते हैं आपको, तो 2 अंक हो या 1 अंक हो या 10 अंक हो या 5 अंक हो, यूं ही नहीं मिल जाते कि मुफ्त में आपको मिल गए हैं 2 अंक या 5 अंक या 4 अंक या 10 अंक, जो भी हैं ऐसे नहीं मिलते। उनके लिए बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तब हमारे वो अंक कहीं जाके क्लियर होते हैं। मतलब उसको हम लेने के हकदार बनते हैं। कब? जब हम उसको सही तरीके से अपनी कॉपी में प्रस्तुत करेंगे या उसको हम लिखेंगे। तो ये मैंने बताने का तरीका आपको सबसे सरल से सरल और आसान से आसान में तरीका आपको बताता हूँ कि एक बार परिभाषा समझ लिया। हाँ, बाईजक होता है, बाजी समय ऐसा होता है कि उदाहरण ज़्यादा समझ में आया या परिभाषा कम समझ में आई, ठीक है, या परिभाषा ज़्यादा समझ में आई उदाहरण कम समझ में आया। लेकिन जब आप दोनों चीज़ें समझ जाएंगे तो किसी चीज़ की आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, मतलब उदाहरण चाटने में भी और परिभाषा लिखने में भी। लेकिन समझना तो पड़ेगा कि परिभाषा हमसे क्या कहती है,
ठीक है, इस परिभाषा में किसके बारे में बताया गया, इस परिभाषा में किसके बारे में बताया गया, या इस अलंकार में किसके बारे में बताया गया, इस अलंकार में किसका वर्णन किया गया, या इस अलंकार का क्या आशय है, या ये अलंकार में क्या पूछना चाहता है हमसे। तो आप जब गहराई से पढ़ोगे ना तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, डेली वीडियो बनाता हूँ और डेली मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। तो किसी तरह की आपको कोई कन्फ्यूजन पालने नहीं है। कहाँ? मन के अंदर, कि नहीं हमसे नहीं होगा। हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। बस शर्त यही है, आप मेहनत से पढ़िए, पहले परिभाषा समझिए कि परिभाषा का आशय क्या है, परिभाषा हमसे क्या कहना चाहती है। ठीक है, परिभाषा में कौन कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है, इन शब्दों का अर्थ क्या है। फिर जब परिभाषा समझ जाएंगे और 2-4 उदाहरण जब आप देख लेंगे, फिर उसको छांटने लगेंगे तो उदाहरण में 2-4 या एक आध शब्द ऐसा मिल जाता है जो आप छांटने में या आपको छांटने में आसानी होती है, मतलब एग्जाम में। और ये हाई स्कूल या इंटर की बात नहीं है, ये ऑलरेडी अदर कंपटीशन में भी ये सवाल पूछे जाते हैं, जिसको प्रतियोगिता परीक्षा बोलते हैं। आजकल सर्विस के लिए या नौकरी के लिए लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें सब आती हैं। ऐसा नहीं कि हाई स्कूल या इंटर तक ये चीज़ें सीमित है, नहीं, ये आगे भी आएंगी। तभी तो मैं कहता हूँ कि आपका हाई स्कूल और इंटर ही डिपेंड करता है कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं या किस फील्ड में आप आना चाहते हैं। तो मैं फिर दोबारा उस बात को दोहराऊँ, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, ठीक है, जो अपने कैरियर को लेकर चिंतित होते हैं, वो लाइन बना लेते हैं और उसी लाइन पे वो चलते रहते हैं और एक दिन उनको सफलता मिल जाती है। आप भी लाइन बनाइए और उसी लाइन पे चलिए। अब तो बहुत सारे साधन हो गए हैं, कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अधिकतर आप अपने घर में लैपटॉप से पढ़ लीजिए, ऑनलाइन पढ़िए, बहुत सारे क्लासेस हैं, बहुत सारे टीचर्स भी हैं यूट्यूब पे। आप किसी का भी लेक्चर या किसी की वीडियो देख सकते हैं। कोई इसमें बाध्यता नहीं है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो हाँ सीख सकते हैं आप, अगर आपके अंदर लगन है तो। बात डिपेंड करती है, या सफलता या सक्सेस डिपेंड करती है आपकी लगन के ऊपर, कि आपके अंदर कितनी लगन है और आप कितनी लगन से काम कर सकते हैं या कितनी लगन से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो ठीक है, इसलिए मैंने आज श्लेष अलंकार की उदाहरण से परिभाषा बताई और मैंने आपको समझाया बिंदास तरीके से। अब आप इसको गहराई से पढ़िए, गहराई से पढ़ने के बाद इसको कॉपी पर लिखने का अभ्यास करिए। ठीक है, इसकी परिभाषा ये है, इसके उदाहरण में ये शब्द आते हैं, इनका ऐसा ऐसा ये होता है। अब गहराई से जब पढ़ जाएंगे तो एक बार जब आप समझ जाएंगे तो काफ़ी लंबे समय तक वो चीज़ याद रहती है। और ये तो आपकी एज ही पढ़ने की है, समझने की है, आप बड़ा अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। तो ठीक है, तो ये वीडियो मैंने बनाई और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और यूट्यूब पे हमें फॉलो करिए। ठीक है, और हम कल फिर इस सेशन में उपस्थित होते हैं। और बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखिए।